जातिगत जनगणना हो गई है। जी हाँ, जातिगत जनगणना की फाइनल सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है, जिस रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर भट्टा बैठा दिया है। कहीं ना कहीं इस राजनीति को धराशायी कर दिया है। 80 और 20 की राजनीति, अब इस राजनीति पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जातिगत जनगणना का आंकड़ा अब सामने आ गया है और उस आंकड़े ने भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम राजनीति को ठेंगा दिखा दिया है। इनका महल जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर ही टिका हुआ था दोस्तों, देखते ही देखते इस महल को इंडिया गठबंधन ने एक झटके में ध्वस्त कर दिया है। संसद में ओबीसी का मुद्दा राहुल गांधी ने छेड़ा था, याद होगा दोस्तों आपको। आगे मैं आपको वो विस्तार से बताऊंगी। लेकिन अब बिहार में जातिगत जनगणना करवाकर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार का साथ लेकर बीजेपी के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीतियों को मास्टर स्ट्रोक बताने वालों को शायद अपनी राय अब बदलनी पड़ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, ओबीसी 27%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित जाति यानी सवर्ण 15.52%। ये आंकड़े हैं बिहार में हुई जातिगत जनगणना के। आपको याद होगा कि संसद में राहुल गांधी ने कहा था दोस्तों कि केंद्र सरकार के 90 सचिव हैं और उन 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी है, यानी भारत का मात्र 5% ये संभालते हैं। अब सोचिए कि एक राज्य में ओबीसी की संख्या इतनी है 27%, तो फिर अगर पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई गई तो आंकड़ा कितना निकलकर सामने आएगा। और फिर ये भी पता चल जाएगा ना कि ओबीसी के लिए सरकार ने काम किया भी है या फिर सिर्फ ढोल ही पीटा जा रहा है। वो सरकार जिसका नेतृत्व मोदी जी करते हैं और मोदी जी कहते हैं कि वो ओबीसी से हैं। हालांकि अभी तक जो ढोल पीटा गया है वो तो फटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने जो संसद में कहा था उसकी शुरुआत बिहार में जातिगत जनगणना से हुई है। इंडिया गठबंधन से ये दाव नीतीश कुमार से चलवाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया जहां उन्होंने लिखा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस जातिगत सर्वे की तो इसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब है और उस 13 करोड़ की आबादी में अलग अलग जाति के लोग हैं, जिन्हें 80% हिंदू बता दिया गया है कि ये तो 80% हिंदू है। अब आप सोच सकते हैं ना, पूरे देश में तो यही कहा जाता है। अधिकारों के नाम पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अखाड़े में उनसे लड़वाई जाती है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा लड़ने का ही हक है। अब जनगणना हो गई है तो इसके बाद पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग उठेगी निश्चित तौर पर, साथ ही आरक्षण की मांग भी उठेगी, क्योंकि अब 80% हिंदुओं को अलग अलग 5 से 6 हिस्सों में बांट दिया गया है। बिहार से शुरुआत हुई है। अभी के हिसाब से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बाद सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी का नजर आ रहा है दोस्तों। जाहिर है, राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे पता लगाना है कि इस देश में ओबीसी कितने % है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था जब मैं कुछ ठान लेता हूँ तो मैं वो करके ही रहता हूँ, जब कुछ ठान लेता हूँ तो करके रहता हूँ। ऐसे में अब ये कंफर्म है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इस जातिगत जनगणना के बाद ओबीसी का मुद्दा प्रबलता से उठाने वाले हैं, जिसकी वजह से हो ये सकता है कि इस वर्ग का समर्थन, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इसका समर्थन इंडिया अलायंस को भरपूर मिले। हालांकि इस फैसले से बीजेपी कितनी खुश है, जरा ये भी जान लीजिए। गिरिराज सिंह के बयान से साफ हो गया है दोस्तों कि बीजेपी को खुशी है या फिर नहीं। उन्होंने कहा, गिरिराज जी ने, कि जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इन्हें रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों का क्या उद्धार किया। गिरिराज सिंह ने आगे ये भी कहा दोस्तों कि इन्हें बताना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी दी,
कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। अब ये रिपोर्ट कार्ड जाति जनगणना का देकर भ्रम फैलाने के सिवाय और कुछ नहीं किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखिए, गिरिराज जी शायद ये भूल जाते हैं कि किसी वक्त में सरकार में तो वो भी थे, बिहार में सरकार में तो वो भी थे, नीतीश जी के साथ तो भाजपा ने भी सरकार चलाई है। तो अभी जो आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, अपना भी रिपोर्ट कार्ड दे दीजिएगा साथ में, क्योंकि फिर आपके रिपोर्ट कार्ड की भी मांग उठेगी। इसीलिए कह रहे हैं, पहले से ही कह रहे हैं, बाद में किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। बात की जाए दोस्तों जातिगत जनगणना की, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ओबीसी का मुद्दा उठाया गया है। आपको याद होगा राहुल गांधी पर जब मोदी सरनेम केस का मामला उठा था, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ओबीसी से भारतीय जनता पार्टी ने ही देश को प्रधानमंत्री दिया है। संसद में खड़े होकर जेपी नड्डा जी ने ये बयान दिया था। साथ ही बीजेपी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया राहुल गांधी के उस केस के दरमियान कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। राहुल गांधी ने मोदी जी के सरनेम पर सवाल उठाकर ओबीसी का अपमान किया है। लेकिन क्या ये ओबीसी का अपमान नहीं है कि एक राज्य में अगर 27% ओबीसी है तो पूरे देश में कितने % ओबीसी होंगे जिनको आपने कहीं से कहीं तक कोई अधिकार ही नहीं दिया हुआ। तो ये सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है जो कि राहुल गांधी ने उठाया है। अब आप इस बात को सोचिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का ये जो मुद्दा है ये कितना आगे बढ़ चुका है। अब चलिए, बीजेपी इस मुद्दे का विरोध करेगी, निश्चित तौर पर करेगी, क्योंकि फैसला लिया गया है इंडिया गठबंधन द्वारा। बीजेपी प्रतिद्वंदी पार्टी है तो उसका सवाल उठाना लगता है कि चलिए लाजमी है। लेकिन दूसरी तरफ जो पत्रकार, तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार हैं दोस्तों, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है, अब ये और भी जातियां इसमें बनाई जाएगी, उसमें भी सब जाति बनाई गई है। अमीश देवगन जी ने बाकायदा ट्वीट किया, कह रहे हैं इस पर शो करेंगे, कह रहे हैं इस पर डिबेट रखेंगे। सिर्फ यही नहीं, आप देखते जाइए बाकी के चैनल्स भी इस पर डिबेट रखने वाले हैं। लेकिन डिबेट में असल मुद्दों की चर्चा होती है या नहीं दोस्तों, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मुद्दा हर तरफ गरमाया हुआ है। ये फैसला किसको कैसा लगा वो बाद में मायने रखता है, जनता को कैसे लगा ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो आपको ये फैसला कैसे लगा? ये जातिगत जनगणना करवाने का फैसला क्या वाकई सही था? क्या वाकई में इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है? क्या वाकई में ये नेक फैसला था? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।